जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्टॉक मार्केट के कोर्स में आज नया एपिसोड लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे आईपीओ मार्केट के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब फर्स्ट टाइम बिजनेस मार्केट में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तब क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें टेक्निकल जार्गन्स इन्वॉल्व हैं, उस सब को आज सिंप्लीफाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले एपिसोड्स जिसमें हमने वाई इन्वेस्ट, वेयर इन्वेस्ट और मार्केट इंटरमीडियरीज के बारे में बात करी है उसको अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, थोड़ा आपको बेसिक्स और क्लियर हो जाएंगे और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ मार्केट क्या होता है और उससे पहले की हिस्ट्री में बिजनेस के क्या क्या सिचुएशन आती है और क्यों कंपनी आईपीओ के लिए जाती है। तो अगर हम बात करें, आज हम चैप्टर 4 पे हैं, जो जेरोधा वार्सिटी का जो चैप्टर 4 है मॉड्यूल 1 का, ओरिजिन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले एक फाउंडर यानी कि जो प्रमोटर है उस बिजनेस का, जो ओरिजिनल फाउंडर है, वो अपना बिजनेस आइडिया लेके जाता है अपने फ्रेंड्स या फैमिली या फिर एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, कि भाई आप हमारे इस आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए और इसको हम आगे चल के बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने खुद की आपके पास सेविंग्स हो तो आप उससे अपना पैसा बना के और उसी से यूज करके आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर जो एंजल इन्वेस्टर का रूट ले सकते हैं। और उस फंड को इनिशियली बोला जाता है सीड फंड। सीड फंड से क्या मतलब, बेसिकली आप समझिए जैसे पौधा लगाने के लिए बीज बोया जाता है, उसी तरह से इसको सीड फंड दिया बोला जाता है कि यहाँ इसको लगाने के बाद आगे चल के बिजनेस फ्लरिश करेगा और ग्रो करेगा। सिमिलरली इसको सीड फंड बोला जाता है। कई लोग इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड भी बोलते हैं, क्योंकि आपके चाहने वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, जानने वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, जो हाई नेटवर्थ, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए आपने 5 करोड़ रुपए रेज किए, ठीक है। 5 करोड़ रुपए रेज किए तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 5 करोड़ हो गई, बिकॉज आपके पास 5 करोड़ कैश है। अब कुछ लोग कह सकते हैं इसमें आइडिया की भी कुछ वैल्यू है वगैरह वगैरह, बट अब उस पर हम अभी नहीं जाते। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए कि 5 करोड़ के आपने पैसे रेज किए और आपने उसकी वैल्यूएशन कंपनी की 5 करोड़ लगाई, तो उस हिसाब से एक फेस वैल्यू हर शेयर को दी जाएगी। यानी कि आप एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए मान ली, उसको फेस वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और उस हिसाब से 10 रुपए के 50 लाख शेयर्स आपके मार्केट में, आपके जो कंपनी के, वो खड़े हो गए, क्योंकि 5 करोड़ आपकी वैल्यूएशन है और 10 वैल्यू मानी है, तो 50 लाख शेयर हो गए। अगर इस फेस वैल्यू को आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 5 रुपए भी मान सकते हैं, तो आपके शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग जो हो जाएंगे वो 1 करोड़ हो जाएंगे। यहां से फिर आपका बिजनेस के ऑपरेशन शुरू होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। यानी कि आपने एंजल इन्वेस्टर्स जो आते हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी यानी अपने पर्सनल फंड्स को यूज करके इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट और लोगों से भी फंड्स रेज करता है, ऐसे ही अमीर लोगों से, और उनको पूल इन करके इन्वेस्ट करता है। जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड जैसे करता है वो पब्लिक मार्केट में, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए आप वहां से बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं और 7 करोड़ रुपए आपने रेज किए, तो 7 करोड़ रुपए एक वैल्यूएशन पे रेज किए होंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यूएशन 5 करोड़ थी, तब 50 लाख शेयर थे। अब वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी ने कुछ साल प्रॉफिट कमाया होगा, कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी होंगी, एक्सपैंड किया होगा उन 5 करोड़ को यूज करके, तो उसके बेसिस पे मान लीजिए अगर वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाती है उस कंपनी की और आपने 7 करोड़ रेज किए हैं, तो उस हिसाब से आपके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल जो आप 50 लाख शेयर थे वो 10 रुपए के हिसाब से थे। अब 7 करोड़ के हिसाब से आपने रेज किए 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे, तो उसी हिसाब से उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और जो ओरिजिनल आपकी जो आपकी शेयर होल्डिंग थी, मान लीजिए आपने एंजल इन्वेस्टर को 25% शेयर दिए थे और आपके पास 75% थे, तो प्रोपोर्शनेटली वैल्यूएशन के हिसाब से आपके शेयर वैल्यू कम, 100 करोड़ के हिसाब से 7 करोड़ अगर रेज किए तो 7% चले जाएंगे आपके वीसी फर्म के पास, और प्रोपोर्शनेटली 25% वाले की जो है वैल्यू शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी और आपकी भी 75% से कम हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली शेयर होल्डिंग।
अब नेक्स्ट, जब आप और बिजनेस को ग्रो करते हैं तब आते हैं बैंक्स, द बैंकर। बेसिकली आप बैंक्स के पास तब जाते हैं जब आपको एक्सपेंशन, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगानी है आगे चल के, आपका टी शर्ट बनाने का धंधा है, अब आप उस धंधे को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री आपने चालू की थी, अब दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उसका कैपेक्स करना चाहते हैं। कैपेक्स से क्या मतलब है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस को इंप्रूव करने और उसको चलाने के लिए जो खर्चा आता है साल में, उसको बोला जाता है इस साल का कैपेक्स, या फिर इन जनरल कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप इंटरनल एक्रूअल से कर सकते हैं। अब इंटरनल एक्रूअल का क्या मतलब? जो पैसा आप साल दर साल कमाते जा रहे हैं, मान लीजिए पिछले साल आपने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया, 8 करोड़ उस पर कॉस्ट आई, तो 2 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया। अगर उस प्रॉफिट को आपने कहीं और नहीं लगाया तो वो आपके इंटरनल एक्रूअल हो गया, यानी कि 2 करोड़ आप उसको यूज करके आगे कैपेक्स कर सकते हो। या फिर आप सीरीज बी फंडिंग के पास फिर से वीसी के पास जा सकते हो, लेकिन आपको अपने शेयर्स जो हैं वो अगेन फिर से डाइल्यूट करना पड़ेगा, कि आपकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, उतने ही प्रोपोर्शनेटली शेयर वीसी के पास चले जाएंगे। तो सीरीज बी, सी, डी आप जितना चाहे आप उतना रेज कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास आता है डेट का। अब डेट से मतलब लोन, बेसिकली जैसे हमें घर खरीदना होता है हम लोन लेते हैं, ऐसे ही आपको अगर फैक्ट्री लगानी है एज ए बिजनेस तो आप डेट ले मतलब लोन ले सकते हैं बैंक से। अब आप वहां से जब लोन लेते हैं तो आपको एज सच आपको अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती, यानी कि आपके शेयर्स नहीं जाते, आप लोन लेते हैं और फिर लोन जो है आप आगे चल के चुका सकते हैं अपने प्रॉफिट से। इसके अलावा जब बिजनेस और ग्रो कर जाता है तब आता है प्राइवेट इक्विटी। अब प्राइवेट इक्विटी समझ लीजिए जो वीसीज हैं उसका बड़ा भाई। ये भी प्राइवेट इक्विटी जो है प्रोफेशनली रन इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो आपको मदद करती हैं आपके बिजनेस को और ग्रो करने। मान लीजिए आपने कुछ फैक्ट्रीज अब इंडिया में लगा ली, अब आपका प्लान है कि उसको ग्लोबल ले जाना है, तो और खर्चा आएगा, तो आप प्राइवेट इक्विटी को रीच आउट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में हैं, आपको साउथ इंडिया में खोलनी है फैक्ट्रीज, तो आप प्राइवेट इक्विटी को रीच आउट कर सकते हैं। बेसिकली बड़ा भाई है तो ज्यादा पैसे हैं इसके पास, तो ये छोटे पैसे नहीं लगाते प्राइवेट इक्विटी, जनरली बड़े पैसे लगाते हैं। तो यही डिफरेंस है प्राइवेट इक्विटी और वीसी में। वीसी जो है स्मॉलर चेक्स यानी कि कम पैसा लगाते हैं, और इन पी जो है ज्यादा पैसा लगाते हैं। वीसी जो है अर्ली स्टेज बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, जब शुरुआत ही हुई होती है, एक दो राउंड एंजल इन्वेस्टिंग के होते हैं, उसके बाद पी वो ज्यादा रिस्क लेते हैं बिकॉज वो अर्ली स्टेजेस में बिजनेस के लगा रहे हैं। पी जो है थोड़ा मैच्योर स्टेज में बिजनेस के पैसा लगाती है। प्राइवेट इक्विटी वाले जो है कंपनी की बोर्ड पे भी सीट, बिकॉज इतना ज्यादा जब आप पैसा लगाओगे तो कंपनी के बोर्ड पे भी आप एक सीट जरूर लेना चाहोगे, ताकि आप ओवरसी कर सको कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, हम इतना पैसा लगा रहे हैं। और वो जनरली काफी प्रोफेशनल तरीके से फिर कंपनी को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, काफी मदद करते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद जब कंपनी को एम्बिशंस और होती हैं कि मेरी एस्पिरेशन और है कि मैं और ग्लोबल स्टेज पे अपनी कंपनी को लेके जाऊं, मान लीजिए और जगह जाके किसी और अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं, तब सीन में आता है आईपीओ। अब आईपीओ यहां पे आता है इतने सारे स्टेजेस के बाद। ये नहीं कि आज कंपनी खुली और अगले साल 2 साल बाद आईपीओ हो गया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जनरली देखा गया है 10-12 साल लग जाते हैं कंपनी को प्राइवेट से एक पब्लिक कंपनी, यानी कि आप जब पब्लिक कंपनी बन जाओगे, जब आपके शेयर मार्केट में शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, कोई भी आम आदमी जाके खरीद सकता है, तो आप पब्लिक कंपनी बन जाते हो। तो ये चीज होने में कम से कम 10-12 साल लग जाते हैं। तो घूम फिर के हमने क्या समझा कि या तो आप अपने जो कैपेक्स करना है इंटरनल एक्रूवल से कर सकते हो, या फिर सीरीज जो है फंड्स की वो रेज कर सकते हो पी से, या बैंक से डेट ले सकते हो यानी लोन ले सकते हो। बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड मार्केट में जाके अगेन लोन ले सकते हो बाकी लोगों से। लेकिन लास्ट तरीका जो बचता है इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ, यानी कि आप मार्केट में लिस्ट कर रहे हो, आम आदमी और इंस्टीट्यूशंस भी उसमें पार्ट लेते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस, उनसे आप पैसा रेज कर रहे हो, और इसी को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो सेबी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, और कुछ आपकी खुद की एस्पिरेशंस होती हैं कि क्यों जाना है आईपीओ,
क्या आप उसके पैसे को रेज करने के बाद क्या करने वाले हो, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने सीखा कि एक बिजनेस की लाइफ साइकिल क्या होती है, कि जैसे वो स्टार्ट होता है तो सीड फंड रेज करता है, एंजल इन्वेस्टर जो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, एज मच एज रिस्क एज प्रमोटर जो फाउंडर होता है कंपनी का, बिकॉज वो सिर्फ एक आइडिया या फिर थोड़े से स्टार्ट ही किया है बिजनेस, उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसके चांसेस बंद होने के सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्क वो लेता है और होपफुली सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी वही कमाता है। उसके बाद आते हैं वीसीज, जब आप और मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद आप बैंक से लोन ले सकते हैं, और साथ ही साथ और ज्यादा आप जब आप रेज करते हैं ए बी सी, उसके बाद आप बड़े चेक, अगर आपको बड़ा फंड रेज करना है तो आप प्राइवेट इक्विटी के पास जाते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी के पास जाते हैं तब आप बड़े फंड्स को रेज कर रहे हैं तो वो आपके बोर्ड पे भी सीट लेते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि कंपनी एक वेल रन कंपनी और सक्सेसफुल कंपनी बन सके। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब जो है आप आईपीओ के लिए जाते हैं, जब आपको कुछ कैपेक्स करना है या फिर जो आपके ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स थे उनको आपको एग्जिट देना है। ये भी एक चीज होती है इंपॉर्टेंट आईपीओ के टाइम पे, कि जो ऑलरेडी जो एंजल इन्वेस्टर जो वीसीज पहले आए थे, अब उनके पैसे तो लॉक इन है, उनको खरीदने के लिए और कोई तो है नहीं, लेकिन जब आईपीओ में आप जाते हैं तब वो पैसे आप वहां से आपको एग्जिट मिल जाती है, बेसिकली आप दूसरों को वो शेयर्स बेच सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा कि लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस कैसे रन होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम चैप्टर 5 में देखेंगे कि आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंपनी क्यों आईपीओ के लिए जाती है और क्या क्या उसमें स्टेक होल्डर यानी कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारा नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे।